Today our topic is microbes in biogas production, and the chapter is microbes in human welfare. Here biogas is a mixture of gases which is produced by the microbial activity. जो बायोगैस है ये माइक्रोब्स के कारण प्रोड्यूस होता है. तो यहाँ पे इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या क्या है, what are the mixture of gases which are present in the biogas and the concentration of those gases. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बायोगैस होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है मीथेन का क्वांटिटी होता है. मीथेन का क्वांटिटी होता है 50 to 70% इसका क्वांटिटी होता है. एंड मीनवाइल जैसे और सेकंड लार्जेस्ट क्वांटिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये 40% होता है. एंड इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोडक्शन होता है, वो दो मिलके नियर अबाउट 10% होता है. 10% होता है. तो ये फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रही है बायोगैस प्रोडक्शन में, तो वो मिथेनोजेंस है. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोगैस प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे कहते हैं मिथेनोजेंस. एंड द प्रोसेस होता है मिथेनोजेनेसिस. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स involved in the production of biogas are called as methanogens, and the process is methanogenesis. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोगैस प्रोडक्शन करते हैं उसे कहते हैं मिथेनोजेंस, एंड जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं अपन मिथेनोजेनेसिस. एंड द प्रोसेस is called methanogenesis. Right. फिर इसके लिए अपने को बायोगैस प्रोडक्शन करना है, मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस करना है, तो इसके लिए अपने को थोड़े मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होता है, वो है काउ डंग. एंड काउ डंग में मिथेनोजेंस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. ये मिथेनोजेंस इवन कैटल के रूमेन में भी होते हैं. फिर ये कैटल के रूमेन में क्यों है, इसकी क्या ज़रूरी है, तो ये मिथेनोजेंस कैटल के डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होंगे. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के एंजाइम से प्रोड्यूस करते हैं कैटल के रूमेन में. सो हियर वी रिक्वायर काउ डंग फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस which already contains the methanogens and a biogas plant. Here let us draw the biogas plant and let us study about the process of methanogenesis.
Here, this is the diagram of a biogas plant. It is also called as anaerobic sludge digester. It's a digester or biogas plant. यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ से अपन डंग स्लरी को इसमें ऐड कर देते डाइजेस्टर के अंदर। यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट के समय पे जो एक्टिवेटेड स्लड्ज होता है, वो स्लड्ज को भी अपन ये डाइजेस्टर में यूज़ करके बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अपन इसका प्रोसेस क्या है एक बार देखेंगे। तो पहले अपने को रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल होता है काऊ डंग। काऊ डंग में ऑलरेडी मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। अपन काऊ डंग यूज करके बायोगैस को प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसीलिए उसे गोबर गैस भी कहते हैं। हिंदी में डंग को अपन गोबर कहते हैं। रॉ मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिथेनोजेन से। अभी एक काऊ डंग को वाटर मिला के इसे स्लरी बनाते, डंग स्लरी। डंग स्लरी बना के ये जो डंग स्लरी का कॉलम में से अपन डाइजेस्टर के अंदर पूरा स्लरी डाल देते, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है। तो यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करते, एनारोबिक कंडीशन को हम मेंटेन करते। ये एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो इसमें मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए अपने को 3 स्टेप्स होता है। पहले है सॉल्युबलाइजेशन, सेकंड होता है एसिडोजेनेसिस, थर्ड वन है मिथेनोजेनेसिस। लेट अस सी रॉ मटेरियल जो काऊ डंग में क्या क्या होता है। यहाँ पे सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन होता है। सॉल्युबलाइजेशन के कारण मोनोमर्स बनते हैं। जैसे समझो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर ये एनारोब्स सेल्यूलेज एंजाइम को रिलीज करेंगे तो ये सेल्यूलेज एंजाइम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को बनाएंगे। ग्लूकोज क्या है यहाँ पे? मोनोमर्स। तो यहाँ पे मोनोमर्स बनते हैं। ये मोनोमर्स को ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, इसे कहते हैं अपन एसिडोजेनेसिस। एसिटिक एसिड बनेगा, प्रोसेस को कहते हैं एसिडोजेनेसिस। बाद में एसिटिक एसिड बन जाएगा मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन गैस एंड CO2। ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू मीथेन, इट इज कॉल्ड एज मिथेनोजेनेसिस। फाइनली अपने को बायोगैस प्रोड्यूस हो गया। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, बायोगैस प्रोडक्शन के लिए अपने को बायोगैस प्लांट चाहिए। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडिया में रूरल एरियाज़ में काऊ डंग का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे कैटल ज़्यादा होता है, तो काऊ डंग अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो अपने ये बायोगैस जो प्लांट दिख रहा है आपको बोर्ड पे, यहाँ पे उसके पार्ट्स है, डंग स्लरी सेंड करने के लिए कॉलम है, स्लड सेंड करने के लिए कॉलम है, डाइजेस्टर है। ये जो डाइजेस्टर है कॉन्क्रीट मटेरियल से बना होता है, सॉइल के अंदर होता है। ये गैस होल्डर है। ये क्या है? गैस होल्डर। जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये 3 स्टेप्स हो रहे हैं। यहाँ पे सॉल्युबलाइजेशन हो रहा है, एसिडोजेनेसिस हो रहा है, मिथेनोजेनेसिस, लास्ट में बायोगैस आ रहा है। जब ये डाइजेस्टर के अंदर जब गैस भरेगा तो ये जो गैस होल्डर है ये ऊपर उठेगा। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगा ये होल्डर ऊपर उठेगा। इससे पता चलता है कि अपने को इसके अंदर बायोगैस प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये टोटल बायोगैस जो डिज़ाइन किए से वाले अपने इंडियन के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्स है वो है IARI एंड KVIC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में। हियर KVIC
IC and IARI, Khadi and Village Industries Commission, IARI, Indian Agricultural Research Institute. ये दो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हमारे इंडिया में ये बायोगैस प्लांट को डिज़ाइन किया गया. सो दिस अबाउट द माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट. तो यहाँ पे क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है एक बार देखेंगे अपन. ये बायोगैस के अंदर कौन से गैसेस का मिक्सचर है एंड उसको क्वांटिटी. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होता है बायोगैस में मीथेन का होता है. ये एक क्वेश्चन बनेगा नीट में. एंड ये बायोगैस प्लांट कौन डिज़ाइन करे, कौन से ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन करे, तो ये KVIC एंड IARI, ये दो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या है, मिथेनोजेंस. जो प्रोसेस है मिथेनोजेनेसिस, इसमें 3 स्टेप हो रहा है. ये भी क्वेश्चन बनेगा, सॉल्युबलाइजेशन, एसिडोजेनेसिस एंड मिथेनोजेनेसिस. दिस आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नीट. Now our next topic is that is biocontrol agents. पहले बायोकंट्रोल बोलते क्या है वो पता होना चाहिए. बायोकंट्रोल यानी हम बायोलॉजिकल मेथड्स को यूज़ करके पेस्ट को, प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल करते हैं अपन. तो एक्चुअली आज के ज़माने पे क्या हो रहा है, फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट विच डैमेजेस द क्रॉप्स, जो कीड़े हमारे क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, उसको मारने के लिए हम केमिकल पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ कर रहे हैं. फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट एंड इंसेक्ट्स इन द एग्रीकल्चर वी आर यूटिलाइजिंग द केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स विच आर टू हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट. अब ये केमिकल्स यूज़ करने से क्या हो रहा है, अपना मकसद क्या था, कीड़ों को मारने के लिए, लेकिन वो केमिकल सब्सटेंसेस फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, यूजफुल इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को पूरा पोल्यूट कर रहा है, उनको मार दे रहा है. इससे एनवायरनमेंट में इम्बैलेंसेस हो रहा है, इकोसिस्टम में, फूड चेन में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं. तो अपन आज के डेट पे तो बायो कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करना चाहिए, वो बेटर सिस्टम है, वहाँ पे केमिकल्स की ज़रूरी नहीं होता है. तो वो सिस्टम प्रे एंड प्रेडेटर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, nowadays the farmers are utilizing chemical pesticides and insecticides to kill the insects and pests which damages the crops. But by using these chemicals are killing the useful insects also, damaging our ecosystem, food chain system, etc., which is too harmful for we people in future generations. So to overcome from this problem, we are concentrating on the biocontrol agents which depends upon the prey and predator systems. Here I will give some examples how to control the insect which are damaging our agricultural crops. So now here first example, that is ladybird beetle. Ladybird beetle. ये ladybird beetle एक इंसेक्ट है जो एफिड्स को खा जाता है, एफिड्स को कंज्यूम कर लेता. तो ये एफिड्स होते हैं क्या, एफिड्स छोटे छोटे मस्कीटोस है. ये छोटे छोटे मस्कीटोस के जैसे थे, ग्रीन कलर के दिखते, जो हमारे प्लांट के स्टेम में से जूस को सक करके प्लांट्स को डैमेज करते, अपने क्रॉप्स को डैमेज करते. तो अपने को क्या करना है फिर, ये एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए लेडी बर्ड बीटल्स को अगर अपने क्रॉप्स में छोड़ दिए, instead of using chemicals to kill the aphids, if we release this ladybird beetle in the crops, this ladybird beetle may consume the aphids. By that, to some extent, we can control the population of aphids and we can save our crops from these aphids. Here, ladybird beetle. अभी हम repeating once again, हम ladybird beetle को use करके किनको कंट्रोल कर सकते हैं? We can control aphids which sucks the stem juice.
ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रीडेटर है, ये प्रे है। और एक मेथड है, नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाइज। ये जो ड्रैगन फ्लाइज है, these dragonflies consumes the mosquitoes in our crops. ड्रैगन फ्लाइज क्या करते हैं, ये मस्कीटोज को खा जाते हैं जो हमारे क्रॉप्स में है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड, इफ वी रिलीज दिस ड्रैगन फ्लाइज इन आर agriculture area, in our crop areas, these dragon flies consumes the mosquitoes which are damaging to our crops. This is one more method. And here the third example of biocontrol agent, that is Trichoderma viride. ये ट्राइकोडर्मा विरिडे फंगाई है। This Trichoderma viride is a fungi which protects the root ecosystem, protects the root ecosystem. Here let us see the diagram. This is a root ecosystem. This is a root of a plant, and here the fungi Trichoderma is growing on this root. ये क्या है, ट्राइकोडर्मा विरिडे। ये फंगाई रूट के सरफेस के ऊपर पूरा कवर कर दिया, उसके रूट के सरफेस के ऊपर ग्रो हो रहा है। ग्रो होने से क्या हो रहा है, ये एक शील्ड बन गया, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया जो रूट पैथोजेंस को अवॉइड करेगा प्लांट रूट सिस्टम से। हियर दिस ट्राइकोडर्मा विरिडे विच इज ग्रोइंग ऑन द रूट surface of the root, here by growing this it protects this root from the root pathogens. Here protects the root ecosystem from root pathogens. रूट पैथोजेंस यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बैक्टीरिया रूट्स को डैमेज करेंगे तो उसे बोलते हैं रूट पैथोजेंस। अभी ट्राइकोडर्मा क्या कर रहा है, रूट्स के ऊपर ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद ये रूट पैथोजेंस को अलो नहीं कर रहे रूट सरफेस के ऊपर, तो ये रूट सिस्टम को प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। एंड द अदर एग्जाम्पल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in the point of this biocontrol agents, that is Bacillus thuringiensis. Fourth one, that is Bacillus thuringiensis. Most important question in NEET, shortly called as BT, Bacillus thuringiensis. This is a bacteria. This is a bacteria in fertilizer shops or in any pesticide shop. They will supply these sachets. Here by using these BT spores we can control the caterpillars in Brassica species and fruit plants. एक्चुअली हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ये जो बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है, ये मार्केट में अपने को रेडीमेड मिलेगा, स्पोर फार्म में, पैकेट्स के फार्म में मिलेगा ये बैक्टीरिया, वो भी स्पोर्स के फार्म में होते हैं। वो जो स्पोर्स है हम उसको पानी में मिलाना चाहिए। We have to dissolve the spores of Bacillus thuringiensis in a water. That water is sprayed on the plants. By that, each and every part of the plant contains the Bacillus thuringiensis bacteria. Whenever any insect or a pest consumes this
leaf or a fruit or a flower or any part of the plant, this bacteria enters into the digestive system of the insect. Thereby, this Bacillus thuringiensis bacteria releases the toxins which causes the pores in the gut of that pest. By that, if the gut is getting damaged, these insects cannot survive. They may undergo death. एक्चुअली यहाँ पे बैसिलस thuringiensis को हमारे एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करते हैं एक बार अपन देखेंगे. ये बैसिलस thuringiensis ये पैकेट में मिलते हैं हमको मार्केट में, स्पोर के फार्म में होते हैं बैसिलस thuringiensis. ये स्पोर्स को हम पानी में डिसॉल्व करना चाहिए. वो डिसॉल्व करे सो पानी को, मतलब उसमें क्या है अभी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, वो पानी को हम हमारे झाड़ों के ऊपर स्प्रे करना चाहिए. स्पेशली फ्रूट प्लांट्स एंड ब्रासिका मतलब यहाँ पे प्लांट का नाम है, वो जीनस है. अब सभी झाड़ों के ऊपर अपन वो पानी को स्प्रे कर दिया जिसमें बैसिलस thuringiensis है. तो मतलब हर झाड़ के ऊपर हमारा बैक्टीरिया है, हर पार्ट के ऊपर हमारा बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है. तो अगर कोई भी इंसेक्ट, कोई भी पेस्ट अगर लीफ को थोड़ा सा पार्ट खा लिया, नहीं तो स्टेम खा लिया, नहीं तो थोड़ा फ्रूट का पार्ट खा लिया, तो वो फूड मटेरियल के साथ ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया भी वो इंसेक्ट के पेट के अंदर जाए, उसके गट के अंदर जा रहा है. तो जाने के बाद ये बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया क्या कर रहा है, वहाँ पे पॉइजनस प्रोटीन्स को रिलीज कर रहा है, मतलब टॉक्सिन को रिलीज कर रहा है. ये टॉक्सिन्स इंसेक्ट के गट को छेद कर देते, होल्स बना देते, पोर्स को बना देते. उसके कारण अगर एक इंसेक्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका गट सिस्टम पूरा डैमेज हो गया तो इंसेक्ट्स नो मोर सर्वाइव. बाय दैट वी कैन कंट्रोल विदाउट यूजिंग केमिकल्स in this biocontrol agent by using the Bacillus thuringiensis. Here, after dissolving Bt spores in the water, water is sprayed on plants. If caterpillars consumes the plant part, along with that Bacillus thuringiensis also enters in the gut of insect. After this, the bacteria releases toxin in the gut. This toxin makes pores in the gut. by this insect may undergo death. This is about the Bacillus thuringiensis bacteria as a biocontrol agent. Here let us study one more biocontrol agent, that is baculovirus. Here baculovirus. This virus is used as a biocontrol agent
for destroying the arthropods, means here insects which damages our crops. So this baculovirus belongs to the genus that is nucleopolyhedroviruses. These are narrow spectrum and species specific. स्पीशीज स्पेसिफिक यानी ये जो बैक्यूलोवायरस है सभी इंसेक्ट्स को नहीं मारेगा, केवल थोड़े इंसेक्ट्स को ही मारेगा, इसलिए इसे स्पीशीज स्पेसिफिक कहते हैं. नैरो स्पेक्ट्रम यानी इन few insects only we are using for killing few insects only we are using this, so that is called as narrow spectrum. And here it doesn't harm any useful insects, birds, mammals or human beings or plants. So that's why we use this baculovirus as a biocontrol agent.